नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम बात करेंगे कि आज के बाजार के बाद, आज के मार्केट एक्शन के बाद अगले हफ्ते किन इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही बाजार की चाल कैसी रह सकती है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज मार्केट में देखें तो काफी शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी करीब 15,700 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। सेंसेक्स में अगर देखें तो करीब 462 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी में भी करीब 490 अंकों की बढ़त के साथ आज क्लोजिंग देखी गई है। लेकिन एक बार समझ हैं मानसी से कि आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा और इस पूरे हफ्ते किस तरह का एक्शन देखने को मिला मार्केट में, ये समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पूरा हफ्ता काफी एक्शन पैक रहा बाजार के लिए और कल से बाजार ने जो तेजी देखी थी गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन से, इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी जो मजबूती के साथ कटती हुई दिखी, उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। काफी अच्छे लेवल्स पर, चाहे फिर एफएमसीजी स्पेस हो, आईटी स्पेस हो, हर तरफ हमने अच्छे लेवल्स पर मजबूती के साथ ही ट्रेंड देखा। बैंकिंग स्पेस भी लगातार, इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज की भी अगर बात करें वहां पर भी काफी हद तक एक्शन नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन पैक दिन और पूरा हफ्ता भी काफी एक्शन पैक। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस कई सारे देखने को मिले। हालांकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी के दिन एक डिप जरूर दोनों स्पेसेस ने, दोनों इंडेक्सेस ने देखा था, लेकिन उसके बाद संभलते हुए भी दिखे। महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे हफ्ते, अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। एचयूएल में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। ऑटो जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस में तेजी है ही और लगातार हम ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में भी मैनेजमेंट का ही कहना है कि प्राइस हाइक जो है उनके लिए नेसेसिटी है, लेकिन आने वाले दिनों में भी डिमांड का आउटलुक जो है वो मजबूत ही रहता हुआ दिखेगा। मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने पूरे हफ्ते बाजार को संभालने का काम किया। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र हमने देखा कि आईटी स्पेस में एक डिप जरूर नजर आया, लेकिन उसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज देखने को मिला। चाहे फिर निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ हरे निशान के साथ मजबूती पर ही क्लोजिंग नजर आई। तो अच्छा हफ्ता गुजरा और आने वाले हफ्ते से भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अच्छी तेजी, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार का मूड, माहौल जो है ऑन पॉजिटिव बायस नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफी पॉजिटिव मूड माहौल बना हुआ है बाजार का। एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि आज जो तेजी आई है वो आगे भी अब बरकरार रहेगी। अब एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। और आज हमने देखा कि लगभग सभी सेक्टर्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। एक आईटी को छोड़ दे तो सभी सेक्टर आज हरे निशान में ही क्लोज हुए, लेकिन पूरे हफ्ते में ही अगर सबसे अच्छा परफॉर्मर की बात करें तो आज ऑटो स्पेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और पूरे हफ्ते में करीब 7% की तेजी निफ्टी ऑटो में देखने को मिली है। लेकिन चलिए एक बार मार्केट एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है इस बाजार में और क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है। और हमारे साथ अगले हफ्ते के लिए रणनीति बताने के लिए ट्रैकॉन स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह जुड़ चुके हैं। पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए 18 स्वदेश को। आपसे समझना चाहेंगे आज की क्लोजिंग आप कैसे देख रहे हैं और आज जिस तरह की तेजी दिखी थी बाजार में, क्या लग रहा है आपको अब अगले हफ्ते भी ऐसी तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए? लेवल्स क्या वॉच करेंगे आप? शुक्रिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओवरऑल कमोडिटी बास्केट है उसमें हमने पूरे वीक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है और हम जानते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ रैली, स्पेशली हमने जिस तरह का कार्नेज देखा है जहां पे इंडाइसेस के लेवल पे 15 से 18% की धुलाई हुई है और स्टॉक लेवल्स की बात करूं तो हमने देखा है 20-40% जितने स्टॉक्स डिक्लाइन हुए हैं। और वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज द मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स। और हम जानते हैं कि काफी जगह पे वॉल्यूम भी हिट हुआ है बिकॉज जैसे जैसे प्राइस हाइक्स लिए तो उससे इम्पैक्ट डेफिनेटली बढ़ा है। लेकिन ये हफ्ते हमने कंटिन्यूसली देखा कि जैसे ऑयल है जिसमें बहुत बड़ा फियर था कि $120 के ऊपर जा रहा था, $150 के भी टारगेट आ रहे थे, तो वहां पे हमने देखा कि ब्रेंट के लेवल्स की बात करूं तो $106 पे हम लोग आ चुके हैं। अगर मैं मेटल बास्केट की बात करूं तो वहां पे भी हमने देखा है दोनों फेरस और नॉन फेरस मेटल्स में काफी धुलाई हुई है टू द ट्यून ऑफ 20-25%। प्लस हमने देखा है कि जो केमिकल सेक्टर या तो एफएमसीजी सेक्टर के रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट रहते हैं वहां पे भी हमने काफी डिक्लाइन देखा है। ये सब पर्कुलेट होता है एट अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे ये सब कंपनीज ने काफी कॉस्ट हाइक्स की है।
आपने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था स्टार्टिंग ऑफ द शो में जहां उन्होंने प्राइस हाइक्स किए, तो ये सब मिला के मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है फॉर अ बेस फॉर्मेशन, फॉर अ बॉटम फॉर्मेशन। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाजार का रुख इवन नेक्स्ट वीक एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव ट्रेंड में रहना चाहिए अगले हफ्ते भी। तो पार्थिव, तो एक एक करके एक सेक्टर पर बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको अगले हफ्ते की जो तेजी है वो कौन कौन से सेक्टर ड्राइव कर सकते हैं? और सबसे पहले ऑटो पर आपसे राय लेना चाहेंगे। इस पूरे हफ्ते हमने देखा शानदार तेजी देखने को मिल रही है, तो ये जो लेवल्स इस वक्त ऑटो सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में इस स्पेस में कोई स्टॉक है आपको जो पसंद आ रहा है खरीदारी करने के लिए हाथ से, या फिर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, ऑटो सेक्टर काफी टाइम से हमारा बुलिश व्यू रहा है। और ऑटो सेक्टर एक ब्रॉड सेक्टर है बिकॉज इसके अंदर हम जानते हैं कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आ जाता है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट आता है, फिर फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट आता है जैसे कि ट्रैक्टर्स है। तो बहुत सारा वैरायटी है यहाँ पे। टू व्हीलर की भी अगर बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट भी आता है, उसमें भी हम जानते हैं कि लग्जरी सेगमेंट है कमिंग फ्रॉम लाइक्स ऑफ आयशर मोटर्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक हमारा ऐसा मानना है कि मारुति शुड डू एक्सट्रीमली वेल। अच्छी बात यह है कि हमने काइंड ऑफ उसके ग्रॉस मार्जिन से उसमें एक बॉटम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली और आने वाले समय पे उनकी पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है नए लॉन्चेस की, और काफी बड़ा पेंट अप डिमांड है। मैनेजमेंट की भी यही कमेंट्री आ रही है कि जो सप्लाई साइड इश्यूज से, वेदर इट इज चिप रिलेटेड, वेदर इट इज ऑटो एंसिलरी पार्ट्स रिलेटेड, वहां पे अभी थोड़ा ईजिंग आउट हो रहा है, विच इज ऑलवेज हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ बेटर वॉल्यूम प्रोडक्शन। तो मेरा मानना है कि FY23 में मारुति के अंदर हम लोग बेटर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे और बेटर डेफिनेटली मार्जिन्स भी देखेंगे एज कंपेयर टू FY22। तो यहाँ पे हमारी रुचि रहेगी। हमारा ऐसा मानना है कि इवन स्टॉक्स लाइक M&M, जहाँ पे वैल्यूएशन हमेशा हम देखते हैं कि सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस पे देखा जाता है, तो यहाँ पे भी इट इज कोटिंग एट ओनली 12 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल, जो बहुत ही रीजनेबल लेवल्स पे अवेलेबल है। तो मेरा मानना है M&M भी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और ऑटो सेक्टर में बुलिश होने पे हमें मानना है कि इवन ऑटो एंसिलरी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सीवी सेगमेंट प्ले करने के लिए हमारा ऐसा मानना है कि फॉर्जिंग यूनिट्स के अंदर MM फॉर्जिंग एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, काफी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट की भी कमेंट्री फॉर FY23 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड इन ग्रोथ इन हाई टनेज सेगमेंट, जो हाई वैल्यू एडेड सेगमेंट है, वहां से अब काफी पॉजिटिव है। तो ये तीनों शेयर हमें ऑटो सेक्टर में काफी पसंद है। अगले हफ्ते के कुछ क्यूज़ की बात करें तो डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो ऑटो के सेल्स नंबर्स आने वाले हैं। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का डेटा और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा भी इम्पॉर्टेंट होगा ट्रैक करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल क्यूज़ की, तो US का जो है GDP नंबर आने वाला है 29 जून को। इसके अलावा वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी रिपोर्ट करने वाले हैं। UK का भी GDP नंबर आएगा जून 30 को, तो इस पर नज़र बनाए रखेगा। इसके अलावा चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स, PPI और प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे कल हफ्ते के पहले दिन यानी कि 27 जून को, तो इस पर भी आप ज़रा फोकस करिएगा। खैर, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। तो G7 समिट शुरू होने वाला है जून 26 से लेकर जून 28 तक। इसके अलावा ECB सेंट्रल बैंकिंग पर ECB फोरम बैठने वाला है पोर्चुगल में 27 जून से लेकर 29 जून तक। नाटो का समिट भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे नाटो सबसे पहली बार चाइना पे अपनी पोजीशन लेने वाला है। आखिर में फोकस करिएगा EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पर जो जून 29 को आने वाला है। बिल्कुल, तो अगले हफ्ते ग्लोबल ट्रिगर्स भी देखिए काफ़ी सारे हैं और हमारे अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं। एक्सपायरी भी होने वाली है, उस लिहाज से भी बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। CDC एक्सपायरी होगी और इसके अलावा काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आने वाले हैं जिस पर कि बाजार की नज़र रहेगी। तो काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है अगला हफ्ता, ग्लोबली लिहाज से भी और डोमेस्टिक आधार पर भी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस दौरान हमने कुछ मार्केट के एक्सपर्ट से भी बात की है। एक एक करके आपको उनकी राय दिलवा देते हैं। फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि फिलहाल बाजार में रिवर्सल्स के बड़े कारण नहीं दिख रहे हैं। उनके मुताबिक बाजार में सावधानी के साथ निवेश करने की राय इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है और रुपए में गिरावट आने वाले समय में एक बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। बहुत लंबा समय भारत ने अंडर परफॉर्म किया। 2021 से पहले का आप समय देखें तो लगभग हर साल भारत काफी अंडर परफॉर्मर में रहा, मतलब आधे से नीचे में ही, मतलब
रहा कि आप 40 मार्केट देखें तो उसमें कभी 21 कभी 25 नंबर पे इस तरह से रहा। 2021 में पहली बार वो टॉप 10 में आया, तो 6 नंबर पे था पिछले साल बड़ी मार्केट्स में। तो इसीलिए लगा कि अभी ये आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी कोई कारण नहीं है कि वो रिवर्स कर जाए। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप हमेशा, हम लोग जो इमीडिएटली अभी जो हुआ है उसी के कारण हम लोग के दिमाग में रहता है कि अब आगे वैसा ही होगा। तो बस वो थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। तो आउट परफॉर्मेंस तो लगता है, लेकिन दो चीज आपको ख्याल में रखनी होगी। एक तो कि 2021 में तो एक तरह से सभी कुछ ऊपर गया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। इस बार मार्केट ज्यादा आपको सोच समझ के खेलना है। कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनियां, वो थोड़ा सा सोचना ज्यादा है। दूसरा चीज है कि रुपी डेप्रिसिएशन की, आपका जो करेंसी है वो मुझे लगता है कि अभी आपने देखा ही है कि नीचे गई है, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो मूव पूरा हुआ है। और ये चीज में ये साल शुरू होने के पहले से ही कह रही थी कि 2022 में बड़ा रिस्क है रुपी डेप्रिसिएशन का। तो वो ये दोनों चीजें आपको ख्याल में रखनी है। पर आउट परफॉर्मेंस, हाँ, अभी भी ये लगता है। तो अभी फिलहाल जो लगता है आउट परफॉर्मेंस में, एक तो जैसा मैंने कहा रुपी डेप्रिसिएशन हमको लगता है, तो इसलिए काफी समय से वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ थीम भी आप ख्याल में रखें। वो हम लोगों ने, जैसे आईटी सर्विसेज है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स के कुछ पार्ट है, वो है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स कुछ समय से अच्छा लगता है, वो भी ओवरवेट सेक्टर होगा। हमारा ऑटोज अब थोड़ा ध्यान से देखने का समय है। सभी कुछ तो नहीं है ऑटोज में, क्योंकि ऑटोज में भी काफी अलग अलग ट्रेंड है, पर ऑटोज में अब थोड़ा देखने का समय है सेलेक्टिवली। टेलीकॉम है, तो ये हम लोग के अभी आई थिंक ओवरवेट सेक्टर ये होंगे। पर हम किसी भी सेक्टर रखते हैं, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बेट लेने का मतलब होता है कि वो आर या पार वाली बात की, अगर भाग्य ने आपका साथ दिया तो बहुत रिटर्न आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप सोची समझी डाइवर्सिफाइड बास्केट अगर लें तो आपको रिटर्न और रिस्क मैनेजमेंट दोनों साथ में कर सकते हैं। और हम लोग का ये अनुभव भी रहा है, जब से हम लोग का पीएमएस शुरू हुआ है, ये हमारा अनुभव रहा है कि रिटर्न भी आए हैं बाकी की मार्केट से बहुत ज्यादा, और रिस्क एडजस्टेड तो गैप बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये थी देवीना मेहरा फर्स्ट ग्लोबल से, जो कि मार्केट पर अपनी राय देते हुए। पार्थिव, आपसे कुछ और भी सेक्टर्स पर व्यू लेना चाहेंगे। हमने ऑटो की बात की, इसके अलावा आईटी पर भी आपका एक बार व्यू लेना चाहेंगे। वैसे तो पूरे हफ्ते काफ़ी उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक जिस तरह की पिटाई यहाँ पर देखी गई, ये हफ्ता फिर भी थोड़ा ठीक ही था आईटी शेयरों के लिए। यहाँ पर क्या व्यू लेना चाहिए? आज हल्की कमजोरी दिखी थी। कोई सेक्टर है, कोई स्टॉक है आपको आईटी स्पेस में जो अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर? जी एब्सोल्युटली, आईटी सेक्टर पे जिस तरह से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है, बिकॉज हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर में दो जो पॉकेट्स, एक तो मिड कैप आईटी स्पेस जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो चुके थे, तो वहां पे हमने करीबन 20 से 40% का काफी कंपनीज पे करेक्शन देखा है। और नॉट दैट कि अभी वैल्यूएशंस कुछ कंफर्टिंग हुए, वहां पे ग्रोथ पे ट्रेंड रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे वो 15% के ऊपर कर सकते कि नहीं, तो वहां पे थोड़ा मेरा स्केप्टिसिज्म है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फ्रंटलाइन आईटी सेक्टर के शेयर्स है, जैसे कि टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पे आई थिंक अगर मैं हिस्टोरिकल प्राइस बैंड देखूं तो वैल्यूएशंस काफी अभी कंफर्टिंग हो चुके हैं। नो टू वेज अबाउट इट कि टीसीएस जैसी कंपनी के यहाँ पे भी हमने देखा कि जो कमेंट्री है इन टर्म्स ऑफ डील पाइपलाइन, इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यहाँ पे आई थिंक काफी भी अभी तक बुलिशनेस है। जो हेडविंड्स थे इन टर्म्स ऑफ एडिशनल ट्रैवल कॉस्ट, मार्जिन प्रेशर्स जो थे, वो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से भी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है उसके वजह से उनको उसमें थोड़ा टेलविंड रहेगा। जो वेज हाइक्स जो रहे, लेकिन करेंसी ग्रोथ और जिस तरह का आगे चलने का आउटलुक है, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो कोटिंग एट अराउंड 21 टाइम्स, और टीसीएस एक फ्रंटलाइन स्टॉक में हमारा डेफिनेटली पसंदीदा रहेगा। और दूसरा स्टॉक आईटी सेक्टर में हमारा इंफोसिस रहेगा। यहाँ पे भी हमारा मानना है, जिस तरह की मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है, और डेफिनेटली
वेंचर का जो रिजल्ट आया, वहां से जिस तरह का आउटलुक है, मेरा मानना है दैट शुड बोड एक्सट्रीमली वेल फॉर द एंटायर आईटी में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये व्यू आईटी शेयरों पर आपको दे दिया गया है। लेकिन चलिए कुछ और भी खबरें आपको बता देते हैं, और ऐसे में एविएशन स्पेस भी फोकस में है। पार्थिव, आपसे एक बार एविएशन स्टॉक्स पर भी राय लेना चाहेंगे, लेकिन पहले खबर आपको बता देते हैं। स्पाइसजेट के शेयर हमने देखा कि एक हफ्ते में करीब 8% की कमजोरी रही, और शेयर में गिरावट क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, बताइए स्पाइसजेट में जो गिरावट दिख रही है उसके पीछे की वजह क्या है? तो पहले तो अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज देखते हैं कंपनी के, तो हायर फ्यूल प्राइस सबसे बड़ा इशू है। ईयर टू डेट अगर हम देखेंगे तो जेट फ्यूल जो कि एयरलाइंस में यूज़ होते हैं, उनके प्राइसेस करीब 91% बढ़ गए हैं, और उसी कारण कंपनी का कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी जो हमें दिख रहा है कोविड से लेकर अब तक, वो काफ़ी स्लो रहा है मार्केट एक्सपेक्टेशन के सामने। अभी भी अगर आप देखेंगे एयर ट्रैफिक सिर्फ 84% पे है अपने पीक प्री कोविड लेवल के सामने। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो करेंसी भी डिप्रिशिएट हुई है, करीब 5% से INR डिप्रिसिएशन हुआ है डॉलर के सामने, जिनकी वजह से भी कंपनी की कॉस्ट बढ़ चुकी है। और आगे जाके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ने वाली है सेक्टर में, क्योंकि 2 एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस शुरू करने वाली है, वो है जेट एयरवेज और अकासा एयर। तो ये सारे सेक्टर रिलेटेड है। स्पाइसजेट स्पेसिफिक रिलेटेड अगर आप इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले जो उनका मार्केट शेयर है, अगर आप देखेंगे तो 17% था ये मार्केट शेयर 2 साल पहले, अभी ये गिर के करीब 9.5% हुआ है, लगभग हाफ हो गया है इनका कंपनी का मार्केट शेयर। उसी के साथ अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो करीब 1200 करोड़ के आसपास का है। उसके सामने कंपनी के पास सिर्फ 73 करोड़ का कैश बुक्स में है। और अगर आप कंपनी का पीक एनुअल एबिटा अगर देखेंगे जो कि FY18 में था, वो 758 करोड़ था। तो अगर आप डेट अगर एबिटा से कंपेयर करें तो डेट का नंबर 1.6 टाइम था पीक एबिटा के सामने। करंट एबिटा के सामने तो नेगेटिव है उनका करंट एबिटा, तो उसके सामने पीक एबिटा के सामने डेट काफ़ी हाई था। उसी के साथ कंपनी का जो नेटवर्थ है वो भी नेगेटिव रहा है 3900 करोड़ के आसपास। तो ये आप अगर फाइनेंशियल पिक्चर देखेंगे तो वो भी काफ़ी वीक है। अभी इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो DIRFI कंटिन्यूसली अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं। इस कंपनी में 10.3% होल्डिंग था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो कि म्यूचुअल फंड है वो अब 0.04 हो गया है। और FPIs की अगर हम बात करें तो 1.7% जो होल्डिंग थी वो कम होकर 1.2% हो गई है। अभी जो इंटरेस्ट कम हो रहा है इन्वेस्टर्स का, इसी कारण शायद कंपनी का जो फंड रेजिंग प्लान था वो भी डिले हो गया। अब उन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया था 2500 करोड़ के फंड रेजिंग का, बट अब तक उस बार कुछ भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। साथ में कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग भी देख रही थी अपने कार्गो बिजनेस में, जो जिसका वैल्यूएशन उन्होंने करीब 2600 करोड़ के आसपास किया था, बट उस पर भी कोई भी बात अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है कंपनी के साइड से। अब अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसमें भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टर्स को कंसर्न है। कंपनी ने अब तक 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए, ना ही उसके बारे में कोई डिटेल एक्सचेंजेस पे दिया है। उसी के साथ कंपनी ने जो की ऑपरेशन रहता है वो भी बंद कर दिया था शेयर करना। उसी के साथ जो कंपनी के डिले हो रही है एयरक्राफ्ट डिलीवरीज में, वो भी कंपनी की कॉस्ट काफ़ी बढ़ाई जा रही है, और वो भी एक मेजर कंसर्न रहा है स्पाइसजेट के लिए। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे यहाँ पर इश्यूज हैं, कंपनी स्पेसिफिक भी हमने देखा, और साथ ही सेक्टर को लेकर भी देखिए ETF के दाम में जिस तरह से बढ़त हो रही है, 90% की बढ़त इस साल देखने को मिल चुकी है। कमज़ोर डोमेस्टिक ट्रैफिक भी है एक रीज़न, और भी काफ़ी सारे रीज़न जो अभी सौमित हमें बता रहे थे। उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। क्या व्यू बन रहा है आपका पार्थिव एविएशन शेयरों पर? अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं, अगर जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें क्या करना चाहिए? अभी निकल जाना चाहिए, दूसरे सेक्टर पे फोकस करें, या फिर अभी भी कुछ रिकवरी के साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, उनको होल्ड करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली ये सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, और किसी के पास होल्डिंग है तो यहाँ से मैं एग्जिट कर दूंगा। ओनली रीजन इज कि बहुत ट्रेचरस सेक्टर है। ये सेक्टर को चलने के लिए एक तो हम जानते हैं कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, काफी नया कंपटीशन आ रहा है, और जिस तरह से सौमित ने बहुत राइटली मेंशन किया कि एविएशन टरबाइन फ्यूल ऑलमोस्ट 90% बढ़ गया है, तो जो कॉस्ट है वो काफी एलिवेटेड हो गए, तो जो यील्ड्स है उसमें भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। नो डाउट ये कंपनीज ने थैंक्स टू द फैक्ट कि जो पेंटअप डिमांड थी उसकी वजह से काफी प्राइस हाइक्स किए थे, लेकिन डेफिनेटली हमारा ऐसा मानना है कि ये सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। जैसे जैसे कंपटीशन आता है तो हमारा ऐसा मानना है प्राइस वॉर्स भी हो सकती है, क्योंकि नए प्लेयर्स जो है वो इनकम्बेंट से मार्केट से लेना पसंद करेंगे, तो उस टाइम पे बिकॉज दे आर न्यू टू द इंडस्ट्री दे विल बी टारगेटिंग अ लॉट ऑफ प्राइस वॉर्स। और डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह का मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, बिकॉज स्पाइसजेट
जेट की भी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह का बैलेंस शीट है और हमने रिपीटेडली देखा है कि वहां पे उसके काफी जो प्लेन्स है उसमें प्रॉब्लम्स आई है, तो उनको मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ऊपर लगेगा। ओवरऑल ये सेक्टर टोटली अ बिग नो अनलेस एंड अनटिल stays sustainably below $50। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के अंदर जो एविएशन सेक्टर है वहां से आई थिंक इन्वेस्टर्स दूर ही रहते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय स्पाइसजेट पे है। फिलहाल इस स्पेस को अवॉइड करिए और भी काफ़ी अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं जो फंडामेंटली काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। अगर आपके पास है तो फिलहाल आपको निकल जाने की राय एविएशन स्पेस से दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक जो कि आज इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फोकस में था और वो है LIC। लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि लगातार गिरावट थी और फिर अब ब्रोकरेज का भी बढ़ता भरोसा नजर आ रहा है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का शेयर अब तक करीब 22.5% तक लुढ़क चुका है। लेकिन ऐसे में ब्रोकरेज के बढ़ते भरोसे के साथ अब सवाल यह है कि LIC शेयर को क्या नया जीवन मिल रहा है। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ममाक्षी। बताइए, LIC के शेयर में गिरावट तो दिखी थी, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कंपनी पर? भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योर कंपनी LIC का स्टॉक आज फोकस में है। सेवरल ब्रोकरेजेस ने कवरेज शुरू की है। बैंक ऑफ अमेरिका ने आउट परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य रखा है 930 प्रति शेयर का। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की राय दी है और लक्ष्य रखा है 840 प्रति शेयर। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य रखा है 700 प्रति शेयर। आइए देखते हैं ये ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि LIC ने ग्लोबल स्केल अचीव की है। अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन मार्केट में LIC मार्जिन एक्सपेंशन भी रिपोर्ट कर रहा है। जो नॉन पार और प्रोटेक्शन बिजनेस है उसका भी शेयर बढ़ते जा रहा है। अब देखते हैं JP मॉर्गन का क्या मानना है। तो उनके मुताबिक मार्केट्स ये स्टॉक को मिसप्राइस कर रहा है। उनके मुताबिक वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं और बढ़ते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और एम्बेडेड वैल्यू के डिस्क्लोजर री रेटिंग ड्राइवर बन सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ LIC को फ़ायदा हो सकता है। LIC ने पिछले 15 साल में करीब 22 परसेंटेज पॉइंट्स गंवाया है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो लार्जली अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस बुलिश नज़र आ रहे हैं, पर अगर हम LIC के प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र करते हैं तो LIC में करीब 16% की गिरावट देखने मिली है जून के महीने में। इनफैक्ट लिस्टिंग से स्टॉक करीब 23% डाउन है। इसके बावजूद रीसेंट लो से LIC ने करीब 4% रिकवर किया है और ये ब्रोकरेजेस के अच्छे रिपोर्ट्स और बुलिश नज़रिए के चलते LIC आज फोकस में है। बिल्कुल, तो इस हफ्ते हमने देखा कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी। यहाँ पर 800 के लेवल्स भी यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सुझाए गए थे, उसके आसपास की भी, तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और LIC पर भी क्या व्यू बन रहा है इस पर भी पार्थिव से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए एक बार पार्थिव से जान लेते हैं उनकी टॉप पिक्स क्या हैं इस वक्त। पार्थिव, आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट में तो उतार चढ़ाव बना ही रहेगा, लेकिन ऐसे में आपके नज़र में लॉन्ग टर्म पिक्स और वैल्यू पिक्स की बात करें तो कौन से स्टॉक्स होंगे जो कि पोर्टफोलियो में निवेशक रख सकते हैं इस वक्त? कि जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स काफी कम हो रहे हैं, तो ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ हायर कमोडिटी एंड हायर रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, ये सेक्टर्स में हमने काफी रिट्रेसमेंट, काफी हेवी करेक्शन देखा है। तो उसमें से अगर मैं सीमेंट सेक्टर की बात करूं तो समथिंग लाइक एन अल्ट्राटेक सीमेंट, जब पेटकोक के प्राइसेस और कोल के प्राइसेस काफी नॉर्मलाइज थे और फ्यूल कॉस्ट इतना हावी नहीं था, तब ये शेयर करीबन 7,500 के रेंज में रहता था। आज की करीबन 5,500 की रेंज में। तो हमने ये चीज काफी हेवी करेक्शन पूरा ऑन द होल सेक्टर में देखी है और यहाँ पे भी वैल्यूएशंस बहुत हमारे हिसाब से अट्रैक्टिव हो चुके हैं, बिकॉज आगे जाते हैं कंपनी का काफी बड़ा कैपेक्स प्लान है, काफी इंटरनल अक्रूवल से कैपेक्स प्लान पूरा होगा। तो हमारा मानना है कि आने वाले 1 या 2 साल में ऐसे जैसे ही वो पेटकोक के प्राइसेस कम होते हैं, जो अभी
$230 to $40 है, इवन इफ इट फॉर टू कम बैक टू से $130 $140, तो मेरा मानना है बड़ी रैली आ सकती है सीमेंट सेक्टर में, जिसमें से इट इज बेटर टू गो विद द फ्रंटलाइन नेम व्हिच इज अल्ट्राटेक सीमेंट। दूसरा शेयर जो रहेगा वो एशियन पेंट्स में हमने देखा था कि जब ये कमोडिटी का कॉस्ट प्रेशर नहीं था, स्पेशली प्राइसेस ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड और क्रूड डेरिवेटिव्स के प्राइसेस जब कम थे, तब ये शेयर करीबन 3300 3400 लेवल्स पे रहता था। आज ये करीबन 2700 के लेवल पे है, तो बहुत ही डिसेंट करेक्शन हम देख चुके हैं। और एशियन पेंट्स हम जानते हैं इट इज द मार्केट लीडर, 1.3 किलोलीटर्स की कैपेसिटी है और ये आगे जाते उनका काफी कैपेक्स होने वाला है, तो दे आर स्टिल गोइंग टू बी नंबर 1 डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट और ओवरऑल आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया है ग्रासिम के द्वारा कि वो लोग 10,000 करोड़ का प्लांट डालने वाले हैं। तो जब ये लोग का 10,000 करोड़ का प्लांट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खत्म होता है, तो वी विल सी कि एशियन पेंट्स की कैपेसिटी वुड हैव क्रॉस्ड बियॉन्ड 2 लाख किलोलीटर। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि एशियन पेंट्स यहाँ से डेफिनेटली अच्छा रैली कर सकता है। द थर्ड स्टॉक वुड बी इन स्पेशलिटी केमिकल, ये नवीन फ्लोरिन रहेगा। नवीन फ्लोरिन के अंदर हम जानते हैं कि फ्लोरिन केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और देवास में जहां उनकी क्रैम्स की फैसिलिटी है, उनके अंदर बहुत ही हेवी ऑर्डर बुक्स है और आगे जाते मैनेजमेंट ने यही बताया कि जिस तरह की इंक्वायरीज है, तो बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, लेकिन उन्होंने काफी बड़े कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 800 to 1000 करोड़। ये कैपेक्स होंगे मल्टीपर्पज प्लांट में, तो यहाँ से भी हमारा मानना है कि आगे जाते जैसे रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट कम होते, तो ये शेयर भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, अब पार्थिव समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपके स्टॉक्स जो आपने सुझाया अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, नवीन फ्लोराइन, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। अगले 12 महीने में इनका मानना है कि 20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक सेक्टर्स पर भी अपनी राय सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।